ऑर्डिनेंस एक ऐसा तरीका है जहां पर एक कानून को लागू करने की बहुत अशद ज़रूरत होती है। उस कानून के बनने के बाद कोई गाय और बैल ज़ुबा नहीं कर पाएगा। इसलिए कोई भी ऑर्डिनेंस हो या कोई भी कानून हो तो वो फिर कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद विसाल आजम और आप देख रहे हैं खबर खास। बॉलीवुड की एक फिल्म है, उसमें एक डायलॉग है कि राजनीति में मुर्दे कभी गाड़े नहीं जाते, उन्हें जिंदा रखा जाता है ताकि वक्त आने पर उसका इस्तेमाल किया जा सके। हमारे मुल्क की सियासत का भी कुछ ऐसा ही हाल है, क्योंकि मुल्क की सियासत में ऐसे कई सियासी मौजू होते हैं जो कभी ऐसा लगता है कि बिल्कुल वो खत्म हो चुके हैं, ऐसे सियासी मौजू का कोई वजूद ही नहीं है। लेकिन फिर कभी ऐसा होता है कि ऐसा मौजू अचानक मंजर आम पर आ जाता है। शायद इससे कहीं ना कहीं सियासी फायदा हासिल करने की कोशिश होती है, या फिर एक नजरियाती जो एक कोशिश होती है उसे लागू करने का इम्कान होता है। लेकिन सवाल इस बात को भी लेकर होता है कि क्या ऐसे मामले ऐसे वक्त में भी आते हैं जब किसी बड़े मामले या बड़े ऐसे किसी मुद्दे के सामने कोई मुद्दा खड़ा करना हो। हमारे मुल्क की सियासत में हालिया दिनों कई ऐसे मामले आए हैं, उत्तर प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, जिस पर लेकर सवाल उठ रहे हैं कि इन कानूनों का असल मकसद क्या है। क्या समाज में एक मुनाफरत पैदा करके सिर्फ सियासी मकासद का हुसूल ही मकसद रह गया है? दरअसल आज हम खास तौर से बात करेंगे एक बार फिर से गौ कोशे के मामले पर, और यह मामला जुड़ा है कर्नाटक से। ऑर्डिनेंस एक ऐसा तरीका है जहां पर एक कानून को लागू करने की बहुत अशद ज़रूरत होती है। उस कानून के बनने के बाद कोई गाय और बैल ज़ुबा नहीं कर पाएगा। इसलिए कोई भी ऑर्डिनेंस हो या कोई भी कानून हो तो वो फिर कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। दरअसल कर्नाटक हुकूमत ने एक कानून बनाया है। यह कानून आर्जी अभी कहा जा सकता है, इसलिए कि यह कानून ऑर्डिनेंस की शक्ल में है। इस कानून के मुताबिक कर्नाटक में गाय, बैल, बछड़े या फिर गाय की नस्ल का कोई भी जानवर, सांड तक भी उसकी किलिंग नहीं हो सकती, उसका ज़बीहा नहीं हो सकता। यह ममनू होगा, इस पर पाबंदी होगी। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि ऐसा करने वाला यानी कोई भी अगर इसकी खिलाफ वर्जी करता है तो उसके खिलाफ सख्त सजा का उसमें प्रोविजन है। और सजा जो है वो 7 साल तक की हो सकती है, 3 साल से 7 साल तक की कैद हो सकती है। और इसमें जो जुर्माना है वो 50,000 से लेकर 5 लाख और फिर 10 लाख रुपए तक भी हो सकती है। यानी अगर कोई पहली बार ऐसे किसी कानून की खिलाफ वर्जी करता हुआ वो मुजरिम करार दिया जाएगा तो उसके जुर्माने की रकम, और अगर वही आदमी, वही शख्स दोबारा कभी ऐसे मामले में इसी कानून के तहत वो मुजरिम करार दिया जाएगा तो उसके जो जुर्माने की रकम होगी वो 10 लाख रुपए तक जा सकती है। कर्नाटक में ऐसा नहीं है कि इससे पहले वहां की हुकूमत, जो हुकूमत अभी है, बीजेपी का इख्तिदार है वहां, और वहां के वज़ीर आला येदियुरप्पा, उनकी सरबराही में हुकूमत चल रही है। इससे पहले भी कभी बीजेपी ने वहां ये बिल लाने की कोशिश की थी, लेकिन तब मामला जो है वो आया गया हो गया था, मतलब वो बिल पेश हो नहीं पाया सही से, और दोनों जो ऐवान होते हैं वहां से वो पास नहीं हो पाया। पास हो गया तो फिर जो राज्यपाल थे उन तक वो मामला लटका रह गया, और फिर इख्तिदार का वक्त जो भी है वो भी खत्म हो चुका। अब सवाल ये पैदा होता है कि मौजूदा इख्तिदार में, और खास तौर से कोरोना के इख्तिदार में, कोरोना के वबा के दौर में, जहां पर हर कुछ कोरोना के वजह कर जो है वो उस पर असरात पड़ रहे हैं, कोरोना के इस वबा के दौर में ऐसी क्या जरूरत थी कि जब असेंबली में ये दोनों ऐवानों में पास नहीं हो पाया, यानी असेंबली में पास हो गया और काउंसिल में ये पास नहीं हो पाया, उसके बावजूद हुकूमत को ऐसी क्या जल्दी थी कि ऑर्डिनेंस लाकर उसे राज्यपाल से मंजूरी दिलाई गई? इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। और कर्नाटक में जहां पर काफी एक बड़ा तबका ऐसा है जो कई दीगर मज़ाहिब से भी जुड़ा है, जो
इसके जो मवेशियों से जुड़े कारोबार से खुद को उसने मुंसलिक कर रखा है। यानी उसके घरों में अगर रोजी रोटी जलती है तो कहीं ना कहीं उसे मवेशियों का उसमें एक किरदार होता है। लेकिन अब जो कानून है यह आर्जी कानून है। इसके तहत अगर आप गाय, बैल, बछड़ा या फिर गाय के नस्ल का कोई भी जानवर हो, उसकी किलिंग होती है, उसका ज़बीहा होता है, तो वो पाबंदी है, ममनुआ है और उस ऐसा करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त सजा का भी इम्कान है। सजा क्या होगी ये भी लगातार आपको स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। इस खास मौजू पर ही आज हम गुफ्तगू करेंगे। पहले आपको इससे जुड़ा दो अहम बयान आपको हम सुनाते हैं, फिर अपने मेहमानों का तारुफ कराएंगे। उस कानून के बनने के बाद कोई गाय और बैल ज़ुबान नहीं कर पाएगा, और करेगा तो वो जो कानून में सज़ा रखी गई है वो उसको दी जाएगी। ये ऑर्डिनेंस जब फिर इसको असेंबली में और काउंसिल में पेश किया जाएगा, जब वो नेक्स्ट असेंबली और काउंसिल बुलाई जाएगी उस वक्त इसको वहाँ पास होना पड़ेगा। पास होने के बाद वो गवर्नर के पास जाके एक्ट बन जाएगा। ऑर्डिनेंस एक ऐसा तरीका है जहां पर एक कानून को लागू करने की बहुत अशद ज़रूरत होती है और इसके लिए असेंबली राइज में नहीं होती। जब असेंबली सेशन शुरू हो जाता है तो ऑर्डिनेंस को जल्द से जल्द बिल बनाकर कानून असेंबली में पास करना है, काउंसिल में पास करना है, फिर गवर्नर के पास दस्तखत के लिए देना है। अगर असेंबली नहीं चल पा रही 6 महीने तक तो ये ऑर्डिनेंस 6 महीने तक लागू रहेगा। अगर 6 महीने की मुद्दत भी पार कर चुकी होती है तो दोबारा ऑर्डिनेंस करना पड़ेगा। तो इसलिए कोई भी ऑर्डिनेंस हो या कोई भी कानून हो वो फिर कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन की बुनियाद पर चैलेंज किया जाता है। तो अब सवाल यह पैदा होता है कि जब इसकी मुद्दत-ए-कार पूरी हो जाएगी तो क्या फिर से ऑर्डिनेंस लाया जाएगा? क्या इसे असेंबली के दोनों ऐवानों में पास कराया जाएगा? क्या इसके खिलाफ कुछ लोग कोर्ट जाएंगे? चूंकि खुद कर्नाटक में बीजेपी के ही एक लीडर ने इसके खिलाफ आवाज उठाई थी और उनका कहना था कि दरअसल ये एक ऐसा मामला है, मवेशियों से जुड़ा मामला, जो लोगों के जिंदगी का एक हिस्सा भी है, लोगों के रोजगार से जुड़ा भी है और लोगों के ग़िज़ा से भी जुड़ा हुआ मामला है। बहरहाल अलग अलग लोगों की इस पर अलग अलग राय हो सकती है। हमारे साथ जो खास मेहमान है इस खास मौजू पर गुफ्तगू के लिए, उनमें शशिकांत शर्मा जी हैं जो वीएचपी के लीडर हैं। हमारे साथ हैं एडवोकेट मजीद खां जो एसडीपीआई के लीडर हैं और कासिम मंजूर कुरैशी जो नुमाइंदा हैं बीफ मर्चेंट एसोसिएशन के। आप तीनों का बहुत बहुत इस्तकबाल है और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे साथ कुछ देर में मोहन राजू भी जुड़ेंगे जो दलित लीडर हैं और आरपीआई के स्टेट प्रेसिडेंट भी हैं। सबसे पहले मैं शशिकांत शर्मा जी आपके पास आता हूं ये सवाल लेकर कि ये जो आर्जी कानून यानी कि 6 महीने के लिए वैलिड है, ऑर्डिनेंस है, इसके पीछे क्या एम एंड ऑब्जेक्टिव है और ऐसी क्या जल्दबाजी थी कि असेंबली सेशन का इंतजार नहीं किया गया और ऑर्डिनेंस की शक्ल में यह कानून लाया गया? जी, सबसे पहले मैं यह बताना चाहूंगा कि किसी भी चीज, गाय हमारी माता है, यह हमारे आस्थाओं से जुड़ा हुआ है और इसको लाने के लिए मुझे समय का इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है। जब भी आया है अच्छा आया है और मैं इसका स्वागत करता हूं। मैं जी तो समय का इंतजार करने की जरूरत नहीं है, लेकिन क्या ये जो आपने जुमला कहा है, ये जो सेंटेंस आपने बोला है, ये जो आस्था है, क्या ये मतलब किसी खास स्टेट के लिए है या देश के तमाम राज्यों के लिए है? नहीं, देश में सब जगह के लिए है। और आप अगर पूछेंगे कि गोवा हो गया, नागालैंड हो गया, आसाम हो गया, अब ये कार्रवाई शुरू हुई है, एक एक करके सारे स्टेट में इसका असर पड़ेगा और ये गाय को हमारी राष्ट्रमाता घोषित की जाएगी और पूरे हिंदुस्तान में इस पर पाबंदी लगनी चाहिए और हम कोशिश ये करेंगे कि जल्द से जल्द ये कानून और भी राज्यों में लाया जाए। जी, तो मतलब ये अभी इसको राजमाता घोषित किया जाएगा, यानी किया गया नहीं है उससे पहले ही इस तरह का कानून, और उन राज्यों में यह कानून नहीं है जहां पर आप फुल मेजॉरिटी में हैं और वहां कर्नाटक से पहले से सरकारें बनी हुई हैं, इस पर जो सवाल उठता है ना। जी, एकदम जैसे गोवा है फुली मेजॉरिटी भारतीय जनता, जी मैं समझ रहा हूं आपकी बात को। भारतीय जनता पार्टी की सरकार गोवा में है, आसाम में है और भी कुछ राज्यों में है जहां पर आज भी काउस लॉटर चल रहा है। ठीक है, शुरुआत है, कहीं ना कहीं से शुरुआत करनी थी, कर्नाटक से शुरुआत हुई है और ये शुरुआत आगे भी चलती रहेगी और भी राज्यों में इसका असर पड़ेगा और धीमे धीमे पूरे भारत में इस पर पाबंदी की जाएगी, क्योंकि
राष्ट्र पशु घोषित किया जाना चाहिए। ये हम लोगों की मांग बहुत सालों से रही है। गाय को हम अपनी माता का दर्जा देते हैं, क्योंकि गाय की दूध हर इंसान पीता है, किसी भी कौम का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी मजहब का हो। तो गाय को सम्मान देते हुए मेरा ये कहना है कि मैं भारत के प्रधानमंत्री से एक विनती करना चाहूंगा कि गाय को राष्ट्रमाता घोषित करें और सब जगह काउ स्लॉटर पर पाबंदी लगाएं। और जो कानून के अंदर में जो सजा दी गई है, जो लिखी गई है, वो एकदम सही है। वो सजा सबके लिए एक ही बराबर है। ठीक है। हमारे साथ कासिम मंसूर कुरैशी है, नुमाइंदा है बीफ मर्चेंट एसोसिएशन के, और एडवोकेट मजीद खान है, एसडीपीआई लीडर हैं। मजीद साहब, मेरा आपसे सवाल ये है कि जो बात यहां पर शशिकांत शर्मा जी कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि यह सिर्फ किसी एक रियासत में है, बल्कि इससे पहले भी कुछ एक रियासतों में इस तरह के कानून लाए जा चुके हैं और बाकी जो रियासतें हैं वहां भी यह कानून लाया जाएगा, और ये जल्दबाजी जो है वो ताखिर भी कही जा सकती है, यानी कि जितनी जल्दी हो सकता था उन्हें ये चाहिए था। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आखिर जब इतनी जल्दबाजी और इतनी जब हम आहंगी थी, सब लोग इस पर तैयार थे, तो फिर ये असेंबली में ये पास होता है और काउंसिल में पास क्यों नहीं हो पाता? तो अब एसडीपीआई का इसमें क्या अपना मौक़िफ़ है? जी मजीद साहब, मजीद साहब को मेरी आवाज मिल पा रही है? जी मजीद साहब को मेरी आवाज मिल रही है? और उन्हें लगता अब तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है। मैं एडवोकेट मजीद खान से फिर से दोबारा जाऊंगा उनके पास। फिलहाल वो करते हैं कासिम मंसूर साहब का। कासिम मंसूर साहब, एक तरफ बात आस्था की है, जो हमारे साथ शशिकांत शर्मा जी कह रहे हैं कि ये आस्था का सवाल है, और दूसरी तरफ जो बीजेपी के एक लीडर ने यह सवाल उठाया था कि ये लोगों के रोजगार और लोगों के ग़िज़ा से भी जुड़ा मामला है। तो ऐसे में अब आपके सामने क्या रास्ते बच जाते हैं? देखिए, आस्था के हम भी हर इसकी कदर करते हैं। हम किसी के मजहब को ठेस पहुंचाना नहीं चाहते, क्योंकि सब मजहब अपनी अपनी जगह अपनी मुकाम है। हम किसी के मजहब से खेलना नहीं चाहते। जी बिल्कुल। मसला यह है कि गौ कशी के नाम पर जो है, गौ माता है, हम भी उनकी हर चीज धर्म की जो भी उनकी चीजें हमें भी कदर करते हैं, ऐसी बात नहीं है कि, मगर एक चीज से गौ के नाम पे सारे चीजों का बैल है। 1964 एक्ट के अंदर जो कानून है, इसमें भी गौ और बछड़ा पहले से ही बैंड है। उसके बावजूद भी फिर नया कानून लाने का मकसद सिर्फ एक तबके को जो है परेशान करने का मकसद है। ये एक सियासत है ये बस। आप ये कह रहे हैं कि गोवा में हमारी है, नागालैंड जो बता रहे थे साहब हमारे क्या, तो ये अभी हुकूमत इनकी नहीं है ना, कई 10 साल से इनकी हुकूमत है। क्यों पहले वहां नहीं लाए आप लोग? ये तो अभी आप यहाँ आए ना, अभी 10 साल पिछले से गोवा में उन्हीं की हुकूमत है। उस वक्त क्यों नहीं लाए वो लोग वहां पर? अभी वो बता रहे हैं कि ये सवाल करेंगे कि हम गोवा में हमारी हुकूमत है, नेक्स्ट में लाएंगे। हमारे से पहले तो हुकूमत वहां थी ना आपकी जी, तो वहां पे कानून लगाना था पहले वो। ठीक है। 1964 एक्ट में जो है गौ माता बैंड है, हाँ। बछड़ा बैंड है, मगर बैल और भैंस वो काट सकते थे। अभी हम लोग जो गाय काटने की परमिशन नहीं मांग रहे हैं, बछड़ा काटने की परमिशन नहीं मांग रहे हैं। हमारा गवर्नमेंट डाटा हाउस है, गवर्नमेंट मार्केट अपना है, वहां पर हम बैल काटते हैं बस जी। अब इसको गलत इश्यू बना। इसमें सिर्फ कुरैश कम्युनिटी का मसला नहीं है, इसके अंदर जो है बहुत सारे ये लाखों की फैमिली का मसला है। सबसे पहले जो है हमारे किसान भाई का मसला है, रैयतों का मसला है। जब उनके पास एक जानवर रहता है, गाय को बाजू रख दीजिए आप, अगर बैल है वो अगर ना करने के लायक नहीं है तो वो क्या करेंगे? वो जब वो मार्केट में लाएंगे उसको बेचेंगे कम दाम से। चलो अब उनके पास जो पलतू का माल है वो हम नहीं ले सकते, ना काट सकते, ना बेच सकते उस दाम पे हम लोग। मगर उनका जो काम, जो जानवर बूढ़ा हो जाता है वो लोग लाकर हमारे किसान भाई बेचते हैं। वही हम खरीद कर जो रिजेक्ट माल है वो लाकर बाकायदा डॉक्टर, वेटनरी डॉक्टर से अप्रूवल होने के बाद ही हम लोग स्लाटर करते हैं। जी,
तो इस पर मैं ये आपने अपनी बात रख दी कि इसमें एक नया क्लॉज जोड़ते हुए बैल को भी इसमें शामिल क्यों किया गया। इससे बहुत बड़ी तादाद में जो किसान हैं वो भी इसका, उन पर भी इसका असर पड़ेगा। हमारे साथ मोहन राजू हैं, दलित लीडर हैं और आरपीआई के स्टेट प्रेसिडेंट भी है। मोहन राजू साहब, आपका बहुत इस्तकबाल है। सवाल इस बात को लेकर है कि जिस तरह से कर्नाटक हुकूमत ने गाय और गाय के जितने भी वंश हैं सभी की किलिंग पर, उनके ज़बीहे पर पाबंदी लगाई है, तो क्या ये काबिल कबूल है आरपीआई आपकी पार्टी के लिए? और क्या इससे जो अभी बात कह रहे हैं कासिम मंसूर कुरैशी साहब कि इससे किसानों का हित जुड़ा था, वो भी जो है वो उसे धक्का लगेगा? जी मोहन राजू साहब को मेरी आवाज मिल रही है ना? हाँ सर। जी जी, तो क्या कहना चाहते हैं आप इस नए ऑर्डिनेंस वाले कानून पर कर्नाटक में? हाँ सर जी, ये एंटी दलित का बिल है ये। नॉट ओनली फॉर ये मुस्लिम का, ये बोल रहा है वो मुस्लिम का टारगेट कर रहा है ना जी। ये मुस्लिम मेक बोल रहा है वो फूड का ये है, वो सभी आदमी का कौन कौन खाता है वो इसका वो राइट्स है। पहले वो शेड्यूल कास्ट का, ये मैं क्या सोच रहा है ये एंटी दलित का बिल है जी, एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल बिल है। वो फूड का वो नहीं, ये आदमी है ये खाना, ये आदमी ये खाना, ऐसा बोलने तो ये अच्छा नहीं। वो कॉन्स्टिट्यूशन में मेरे राइट्स है, हमको क्या फूड होना, हमको क्या ये पैदा होता है वो खाता है जी। वो ये कहीं कोई ऐसा बोलना पहला वो फार्मर्स का बहुत मुश्किल होता। दलित एंड फार्मर्स ये बिल है ना, ये एंटी दलित एंटी फार्मर्स बिल है जी। फार्मर्स का ये जेंडर में जी यूज नहीं होने तो क्या कर सकता है? अभी वो बहुत मुश्किल है जी, बहुत मुश्किल है। तो मैं शशिकांत शर्मा जी छोटा सा आपका जवाब ये लेना चाहूंगा। ये कह रहे हैं कि ये एंटी कॉन्स्टिट्यूशन है, गाय के ज़बीहे पर तो पहले से ही पाबंदी लगी है, लेकिन इसमें एक नई चीज आपने जोड़ दी, बैल को भी अब आप नहीं कर सकते। ये क्यों किया गया? देखिए, बैल हर हर महादेव हमारे महाकाल जैसे उनकी सवारी है, ठीक है। उन पे भी अगर हमने बैन लगाया है तो क्या गलत लगाया है? बैल कोई ये जानवर नहीं है कि कोई घोड़ा बकरी नहीं है कि वो कटा तो हमसे कोई मतलब नहीं है। बैल भी कहीं ना कहीं हमारे धर्म से जुड़ा हुआ है, हमारे शंकर जी की सवारी मानी जाती है। अगर उसमें पाबंदी लगी है तो क्या बुरा लगा है? ये किसानों से जुड़ा हुआ है। गोवा में 10 साल से हमारी सरकार है, नहीं हो पा रहा है। अरे भाई 10 साल पहले नहीं हुआ है, अब हुआ है ना, कहीं ना कहीं से शुरुआत हो रही है ना। तो शुरुआत हो रही है तो तकलीफ किसको है? अगर है तो क्यों है? अरे काटने के लिए, खाने के लिए और तमाम जानवर है, उनको काटिए, उनको खाइए। गाय बैलों के पीछे लगना, यही मांस खाना, ये कौन सी किताब में लिखा कि आप सिर्फ ये खाएंगे तो ही आपका पेट भरेगा, नहीं तो आप भूखे रह जाओगे। हमारा सीधा कहना है कि गाय हो या बैल हो, गाय हमारी आस्थाओं से जुड़ा हुआ है, बैल भी कहीं ना कहीं हमारी आस्थाओं से जुड़ा हुआ है। हमारे शंकर जी की, हमारे हर हर महादेव जी की सवारी है। तो और कोई जानवर नहीं मिला है क्या? मिला है ना, और भी जानवर, उनको काटिए, उनको खाइए, कोई दिक्कत नहीं है। मोहन राजू साहब आप सुन पा रहे हैं, शशिकांत शर्मा जी जो कह रहे हैं आप सुन पा रहे हैं। मोहन राजू साहब, आपका जवाब चाहिए मुझे। हमारे जानवरों को लेके कि ऐसा कोई इंसान जो गाय का दूध नहीं पीता है, गाय माँ का दूध नहीं पीता है। मोहन राजू साहब, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? क्या हम अपनी माँ को काट दें? ये कौन से किताब में लिखा हुआ है? मोहन राजू साहब, आपको मेरी आवाज मिल रही हो तो इसका जवाब चाहिए आपसे। तो हम सोच रहा है हमको ये जी, वो हिस्ट्री मालूम नहीं। हाँ, वो इंडिया का हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री का मालूम नहीं। चुपके वो झूठ बोल रहा है, हिस्ट्री मालूम नहीं। देखिए, हिस्ट्री मुझे इतना ही मालूम है कि हमने बचपन से पढ़ा है कि गाय हमारी माता है, इतना ही मुझे हिस्ट्री मालूम है। तो थोड़ा जवाब ले लेते, शशिकांत जी तरह जवाब ले लेता हूँ बारी बारी से। जी, वेद एंड उपनिषद, जी हाँ, बोलिए। वेद एंड उपनिषद टाइम में कौन कौन खाता है मालूम है।
वेद एंड उपनिषद का टाइम में कौन कौन का था, वो आर्यंस का क्या पूजा करता, क्या ये पूजा का टाइम में क्या क्या का था, ये मूल निवासी है ना, ये देश का मूल निवासी है। जी हाँ, जी बोलिए बोलिए। आने के बाद में ये पूरा पहले शूद्र का अभी वो आने के बाद में ये पूरा शूद्र का दलितों का ऊपर का डाल दिया। अभी वो क्या बोल रहा है, नहीं 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 वो माता है बोल के, ठीक है वो गौ माता होने तो दूसरा का एनिमल्स क्या होता है, सभी का ऐसा करना ना। मैं अभी दूसरा आदमी दूसरा कान है तो मैं नो ऑब्जेक्शन नहीं कहता। वो कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्स्टिट्यूशन 14 और 15 में क्या बोलता है, वो सभी आदमी का इक्वल बोल रहा है जी। इधर क्या बोल रहे हैं, नहीं ऐसा कहना बोल रहे तो क्या है फायदा है इसलिए, ये अच्छा नहीं है। इसलिए मैं बोल रहा है ये एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल एंड दलित का फार्मर्स का एंटी है। वो कर्नाटक में ये क्या बिल लेके आ गया जी, ये आरएसएस का एजेंडा है, पूरा गलत का है, ये आरएसएस का एजेंडा है। ये हमका ये फूड का बिल है ना, ये फूड का बिल कि वो बात करने का, वो बिल करने का, ये चुपके वो मुसलमान का ऊपर का बोलने तो हमको थोड़ा ये गलती कर रहा है। इसलिए मैं ये बिल का अपोज कर रहा है, ये बिल मैं एक्सेप्ट नहीं करेंगे। बहुत लेकिन मोहन राजू साहब, आप एक्सेप्ट करें ना करें आपकी बात है, लेकिन अब ये कानून बन चुका है, भले ही 6 महीने तक ही सही, लेकिन ऑर्डिनेंस आ चुका है, गवर्नर ने साइन कर दिया है। अब सवाल ये पैदा होता है, मैं थोड़ा आपसे जवाब लूंगा। मजीद खान साहब हमारे साथ जुड़ नहीं पा रहे हैं शायद, मुझे लगता है। कासिम साहब, अब सवाल इस बात को लेकर है, जो बात शशिकांत जी कह रहे हैं कि आस्था हमारी गाय में भी है और आस्था हमारी जो है वो बैल में भी है। तो अगर हमारी आस्था बैल में है और गाय में है, तो इन दोनों जानवरों को अगर मुस्तस्ना रखा जाए तो इसमें दिक्कत क्या है? ये मसला दिक्कत का नहीं है। जो 1964 एक्ट ऑलरेडी पूरे हिंदुस्तान में मौजूद है जी, क्या मसला वो है। मसला सिर्फ अभी जो हमारे मोहन राज बता रहे थे जी, ये दलित और पिछला तबका, इन सबको ये टारगेट बनाया गया है। अभी इनको जो सस्ती ग़िज़ा मिल रही थी इतने दिन से, जो गौ माता ही कह रहे थे, हम गौ माता को नहीं छीनते, हमें भी मान दे चलो वो एक माँ को हम भी ये नहीं कर सकते। अब बैल जो था वो जुबा था इतने दिन से, क्या बैल का समझ में नहीं था कि दूसरे हुकूमतों को अभी जी हिंदुस्तान से जा रहा है, ये देखिए आप। अब उसके तरफ से हिंदुस्तान की इकोनॉमिक भी कितने खींचे जाएगी। अभी तो जो है लॉकडाउन की वजह से पूरा हिंदुस्तान खींचे जाएगी। अभी तो जो है लॉकडाउन की वजह से पूरा हिंदुस्तान पूरा उसमें झेल रहा है। अब ये भी लगने के बाद अभी लाखों फैमिली इसमें लग जाएंगे। सिर्फ इसमें दलित है, मुस्लिम्स है, दूसरे तबका वाला ऐसा नहीं है, हर कोई इसमें लगा हुआ है। कोई ट्रांसपोर्टेशन का है, कोई टैलो मर्चेंट है, कोई स्किन मर्चेंट है, बहुत सारे कारोबार जुड़ा हुआ है, बहुत सारे लोग हैं। क्या इसकी इंसान की कीमत कुछ नहीं है क्या? इंसान की भी तो कुछ वैल्यू होना ना भाई। अगर वो भूखा मर जाएगा खाकर, कुछ खाने नहीं मिल रहा, क्या खाएगा? अभी देखो बकरे का गोश्त लेंगे, मटन लेने जाएंगे, कितने में मिलेगा? 700-800 रुपए में किलो मिलेगा। मोहसिन खान साहब, अगर आपको खाना है तो और भी चीजें खाने के लिए बहुत कुछ है ना। गाय खा के आप लोग अब तक जीते आए हो क्या? भारत की इकोनॉमी क्या गाय के ऊपर डिपेंड करती है? पूरी भारत की इकोनॉमी क्या गाय के ऊपर डिपेंड करती है? पूरा देश क्या गाय चलाता है क्या? और भी व्यापार करने के तरीके हैं भारत की इकोनॉमी बढ़ाने के लिए, और भी तरीके आपके पास है। बात नहीं है जी। और आरएसएस की है तो आरएसएस और संघ की क्या बात आ गई? ये हिंदुस्तान में अगर फैसला लिया गया है तो क्या बुरा लिया गया है? आप लोग सीधा आरएसएस पे आ जाते हो, बीएसपी पे आ जाते हो, बजरंग दल पे आ जाते हो। एक साथ लाइए। अगर गाय को अगर राष्ट्रीय पशु अगर घोषित किया जाता है, काउ स्लॉटर बंद होते हैं, बैलों की कटाई बंद होती है, तो कहां किसको तकलीफ है? क्या भारत की इकोनॉमी खराब हो जा रही है? राजू साहब ने तकलीफ जी, मोहन राजू साहब को मेरी आवाज मिल पा रही होगी। मोहन राजू साहब, जो शशिकांत जी इस प्रश्न उठा रहे हैं उनका सवाल यही है कि अगर आपने गायों का, तो आपने खुद कहा कि उसका पहले से एक एक्ट पास है, लेकिन उसमें अगर बैल को शामिल कर दिया जाए तो क्या इससे इकोनॉमी पर असर पड़ेगा? इससे क्या रोजगार पर असर पड़ेगा? ये सवाल उठा रहे हैं
मोहन राजू साहब, गायों का तो आपने खुद कहा कि जी एक्ट पास है, लेकिन उसमें अगर बैल को शामिल कर दिया जाए तो क्या इससे रोजगार पर असर पड़ेगा, ये सवाल उठा रहे हैं ये पूरा साहब मैं क्या बोल रहा है, ये पूरा ये इकोनॉमिक ये है ना, आरएसएस का आदमी का ये एक्सपोर्ट कर रहा है बीफ का इंडस्ट्री है ना ये जी। अरे तो राजू साहब, अगर आरएसएस वाले एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो आपको तो खुशी होनी चाहिए कि चलो पाबंदी लग रही है। चलिए, मजीद खां हमारे साथ जुड़ चुके हैं, फोन लाइन पर है, वो एसडीपीआई के लीडर है। मजीद साहब, काफी ताखिर से आप जुड़ पाए, कुछ तकनीकी दिक्कत थी। मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं कि ये अगर कानून जो अभी है ऑर्डिनेंस के शक्ल में, इससे क्या प्रॉब्लम है, क्या किस तरह के मसाइल सामने आ जाएंगे? हेलो मजीद साहब, हेलो जी हाँ बोलिए, आवाज मिल रही है आपको? मजीद खान साहब को आवाज नहीं मिल पा रही है। राजू साहब को ऑडियो ऑन कीजिए, उनको सुनते हैं, वो कुछ कह रहे हैं। मोहन राजू, फूड बिल का बोलिए, आवाज मिल रही है आपको? आवाज आ रही है साहब, आवाज आ रही है जी बोलिए। जी मोहन राजू साहब को मेरी आवाज नहीं मिल पा रही है। हेलो हेलो जी मजीद साहब, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? आपकी आवाज मुझे सुन रही है, मेरा आवाज आपको सुन रहा है क्या? अभी मिल रही है, अब बहुत कम वक्त रह गया है, आप अपनी बात कहकर अब हम प्रोग्राम को खत्म करेंगे। मैं ये जानना चाहता हूं कि आखिर इससे मसाइल क्या बढ़ जाएंगे? पहले से ही गाय के जरिए पर पाबंदी लगी हुई थी। हेलो हेलो हेलो, आपको सुन रहे हैं क्या? हेलो जी जी आप बोलिए, हम सुन रहे हैं आपको। हेलो भाई साहब, मेरा आवाज सुन रहे हैं क्या? हेलो बिल्कुल मिल रही है, लगता है उनकी आवाज मुझ तक नहीं मिल पा रही। बहरहाल चलिए, मैं इसको फाइनल कमेंट लेता हूं। मजीद खान साहब से तो बात हो नहीं पा रही है, कासिम मंसूर साहब हैं। कासिम साहब, मेरे फाइनल कमेंट के लिए मैं आपके पास आ रहा हूं। अब क्या करेंगे आगे? सवाल बस इतना है, ये जो बीफ मर्चेंट है, उनका जो रोजगार जुड़ा है, किसानों का जो हित जुड़ा, आगे क्या करेंगे? आगे क्या करें, हम भी कानूनी की तरफ जाना पड़ेगा हम लोगों को भी। कोशिश करेंगे हम लोग भी जहां तक हो सके। जी, मसला देखिए भाई, ये एक इंसान की रोजगार का मसला ही है। या इसमें जो है लाकर दूसरे चीज जो जोड़ रहे हैं, ये गलत है। ये अब खाने का मसला है, फूड का मसला है। अब इस पर जो है एक ही बात पर जो है गाय के नाम पर जो है सब चीजों को पाबंदी लगाना, ये गलत है। अगर एक्सपोर्ट की बात बता रहे हैं तो ये बता रहे हैं, तो बैन करना तो जानवर है ना, वो भी एक भैंस है, ऐसे सारे चीजें तो सबको बंद कर दो, एकदम टोटली बंद कर दो। मटन है, ये सब चिकन है, ये सब है ना। सिर्फ इसके ऊपर की पाबंदी है भाई? इसमें देखिए लाखों के लोगों की रोजगार है इसके अंदर, बहुत सारे बैकवर्ड गरीब लोग हैं इसके अंदर, कारोबार में है क्या, और खाने वाले भी गरीब लोग ही हैं इसके अंदर, बहुत सारे देहातों में रहने वाले। चलिए, हमारे पास वक्त की बहुत कमी है और अफसोस भी इस बात का है कि मैं तमाम मेहमानों से हमारी बातचीत ठीक से हो नहीं पाई और कुछ तकनीकी दिक्कतें थी। लेकिन बहरहाल ये हम नाज़रीन को बता दें कि कर्नाटक में जो हुकूमत ने, हालांकि असेंबली से कानून ये बन नहीं पाया चूंकि दोनों ऐवानों से पास नहीं हो पाया था। इसका मतलब साफ है कि इसमें कहीं ना कहीं राय शुमारी तमाम जो मेंबरान असेंबली उनकी नहीं हो पा रही है। लेकिन वज़ीर आला को इख्तियार है, हुकूमत को इख्तियार है, उन्होंने ऑर्डिनेंस लाया है, राज्यपाल ने उस पर दस्तखत कर दिया है और अब ये देखना होगा कि 6 महीने के बाद क्या ऑर्डिनेंस दोबारा आता है या इससे कबल ही जब अगला सेशन शुरू होगा तो क्या उसमें ये दोनों ऐवानों से पास हो पाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का हमारे साथ बनने में, दीजिए इजाजत, आदाब। मैं डंके की चोट पे कहता हूं,